चलिए आज निर्देशन में देखते हैं अपन संप्रेषण। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? संप्रेषण यानी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? संप्रेषण। क्योंकि जब तक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचेगी, किसी प्रकार से भी हमारी बातों की जानकारी अगले व्यक्ति तक नहीं हो पाएगी। और जब हम जो कहना चाहते हैं उसकी सूचना अगले व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो किसी प्रकार से भी वस्तु का उत्पादन वहाँ पर नहीं होगा, या हमारे विचारों को कोई जान नहीं पाएगा जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे, भेजेंगे नहीं तब तक। तो संप्रेषण क्या है? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जब तक कंपनी का प्रबंधक जैसे अपनी सूचनाओं को भेजने के लिए क्रम तैयार कर देता है, प्रबंधक से उप प्रबंधक, उप प्रबंधक से फोरमैन, फोरमैन से चार्जमैन, चार्जमैन से कर्मचारी, फिर जैसी प्रबंधक आदेश सबको अधिकार दे के रखता है कि ऊपर से जैसी कोई सूचना मिले वो नीचे कर्मचारी तक उसी क्रम में पहुंच जाना चाहिए। तो प्रबंधक वहाँ पे जैसी आदेश कोई देता है तो वो आदेश सीधा पहुँचता है उप प्रबंधक के पास। फिर उप प्रबंधक जो है फोरमैन के पास वो सूचना को भेज देता है, प्रेषित कर देता है। फोरमैन चार्जमैन को प्रेषित कर देता है और चार्जमैन कर्मचारी को प्रेषित कर देता है। और इस प्रकार से बिजली के करंट के समान बिना रुके ऊपर से नीचे की ओर संदेश आसानी से पहुंच जाता है। तो इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? संप्रेषण। बिना संप्रेषण के किसी प्रकार से भी कोई उत्पादन नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक अगले व्यक्ति को आदेश मिलेगा नहीं समय पर, वह वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो कहा गया संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण का मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? संप्रेषण। अब चलिए देखते हैं अपन इस संप्रेषण के अंतर्गत इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता कहा गया यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना। संप्रेषण के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक। एक व्यक्ति अपने से संप्रेषण नहीं कर सकता। किसको भेजेगा सूचना? हो खुद बोलेगा, खुद सुनेगा। तो संप्रेषण के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, जिसमें एक जो है बोलने वाला होता है तो दूसरा उसकी बातों को सुनने वाला होता है। केवल बोलने वाला है, सुनने वाला कोई नहीं है तो वहाँ संप्रेषण नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संप्रेषण के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है? दो व्यक्ति का। जैसे आप लोग फ़ोन करते हो अपने फ्रेंड को या जिसे भी हम फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं, तो उसके लिए जब अगले व्यक्ति के पास हम कॉल करेंगे वो उठाएगा तभी तो हमारी सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुँचेगी। हमारे पास फ़ोन है लेकिन हमारे पास कोई संपर्क करने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो किससे बात करो? इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषण के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। बिना दो व्यक्ति के संप्रेषण नहीं हो सकता। तो संप्रेषण के लिए कम से कम कितने? कम से कम दो व्यक्ति का होना बिल्कुल भी अनिवार्य है। पहली विशेषता। दूसरा, विचारों का विनिमय। संप्रेषण में होता क्या है? विचारों का आदान प्रदान। विनिमय यानी आदान प्रदान। काहे का आदान प्रदान? विचारों का। तो संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी बात रखता है, दूसरा व्यक्ति उसका वहाँ से प्रतिक्रिया करता है, जवाब देता है, और इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है, जो कि आजकल सबसे अच्छी व्यवस्था हुई है। फ़ोन के माध्यम से हम दूर बैठे कहीं भी अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में भी जो है विनिमय के माध्यम के अंतर्गत फ़ोन का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। तो कहा गया यहाँ पर विनिमय संप्रेषण के अंतर्गत क्या होता है? तो विचारों का विनिमय होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान किया जाता है संप्रेषण के माध्यम से। संप्रेषण के माध्यम क्या है? तो टेलीविज़न है, रेडियो है, फ़ोन है, इसके माध्यम से भी सूचनाएं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर
भेजी जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आजकल का फ़ोन आ गया है। फ़ोन के माध्यम से हम आसानी से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो इसका मुख्य विशेषता क्या है? संप्रेषण के माध्यम से विचारों का विनिमय होता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है। आपसी समझ, जब संप्रेषण की क्रिया की जाती है तो व्यक्ति अपनी बात कहता है। जब एक व्यक्ति अपनी बात कहता है, दूसरा उसको समझता है, और दूसरा जब समझता है तो उसका जवाब फिर उसे वहां पर देता है। तो व्यक्ति अपने समझ के अनुसार जवाब देने की कार्य भी करता है संप्रेषण के अंतर्गत। तो आपसी समझ इसमें होता है, किसमें? संप्रेषण में। बिना सोचे समझे कोई व्यक्ति किसी को कोई भी जवाब नहीं देता, पहले सुनता है क्या बात हो रही है, उसके हिसाब से वह उसका जवाब देता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, प्रबंधक ने किसी व्यापारी से पूछा कितना माल आपको चाहिए। अगले व्यक्ति ने समझ लिया तो वहाँ से जवाब देगा मुझे 10 टन माल चाहिए। ये है आपसी समझ। जैसा सुनेंगे उसके हिसाब से समझ कर उसका जवाब दिया जाता है संप्रेषण के अंतर्गत, सूचना के अंतर्गत। बिना सोचे समझे कोई भी काम इसके अंतर्गत नहीं होता है, किसमें? संप्रेषण। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संप्रेषण जो है प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी। जब हमको कोई व्यक्ति को सूचना देना है तो सूचना देने के लिए व्यक्ति सामने भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि वो आमने सामने ही हो। अगर सामने में है तो हम उसको बोल देंगे, वहाँ पर हमारी सूचना अगले व्यक्ति तक पहुँच जाएगी। और अगर मान लो वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है तो ऐसी दशा में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, दूर संचार का प्रयोग किया जाता है, और फ़ोन के माध्यम से उस सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दी जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है, और ये संप्रेषण प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष का मतलब जब दो व्यक्ति आमने सामने होकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातों को जवाब देते हैं, बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष संप्रेषण। और जब दोनों आपस में दूर होते हैं, आसपास नहीं होते हैं, तो उनके बीच भी संप्रेषण किया जाता है। ये लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। अगर मौखिक होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पत्र भेजेंगे, जाएगा, फिर वो उसका जवाब देगा, है ना? ये लिखित है। और मौखिक के हिसाब से, मौखिक में फ़ोन के माध्यम से हम अपनी बात कह देंगे, तुरंत अगले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से हमारी सूचना जो भी हम देना चाहते हैं वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसलिए कहा गया है कि संप्रेषण दो प्रकार का होता है, लिखित एवं मौखिक। तो इसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संप्रेषण होता है, आमने सामने भी। और अगर आमने सामने नहीं है तो हम फ़ोन दूरसंचार विभाग के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है। सतत प्रक्रिया, संप्रेषण जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अगर संप्रेषण रुक जाएगा तो उत्पादन रुक जाएगा। सूचनाओं का आदान प्रदान निरंतर होते रहता है, तब जाकर वस्तु का उत्पादन होता है ना, उसका विक्रय होता है मार्केट में। लेकिन जिस दिन ये संप्रेषण प्रक्रिया हट जाएगी उस दिन उत्पादन भी समाप्त हो जाएगा, उसका भी हमको वहाँ पर पूर्ण रूप से हानि का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? संप्रेषण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? संप्रेषण, जो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बिना संप्रेषण के एक कदम भी हम नहीं चल सकते हैं आज के समय में। ठीक है, आगे बात में आता है। आगे देखिए, इसी में शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग। जब हम संप्रेषण का कार्य करते हैं, सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करते हैं, तो वहाँ पर शब्दों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है तो शब्दों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति आसानी से समझ ले। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति आसानी से समझ ले, और आसानी से समझ लेगा तो हमको वह वहाँ से प्रतिक्रिया करेगा, जवाब देगा। घुमाव फिराव शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है संप्रेषण के अंतर्गत।
जो भी बात कहेंगे हम वो स्पष्ट होगा, ताकि अगला व्यक्ति समझ लेता है और समझने के बाद उसके हिसाब से वो काम करता है, तब जाकर जो भी हमारा लक्ष्य है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है ये समस्त जो है क्या है, संप्रेषण की विशेषता। हम किसी को कुछ बात बोल रहे हैं तो बोलने का उद्देश्य क्या है? हम किसी व्यक्ति से कुछ कहना चाहते हैं तो कहने का उद्देश्य क्या है कि वह हमारी बात को समझ, और जब वो हमारी बात को समझ लेगा तो जो हम कहना चाहते हैं वो कार्य वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे घुमाव फिराव शब्दों का प्रयोग किए कि वो समझे ही नहीं, तो हमारे बोलने का कोई फर्क ही नहीं होगा, और जो हम चाहते थे काम उससे वो काम भी वहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संप्रेषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो अगला व्यक्ति आसानी से समझ ले, समझने में उसे किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना हो, इस बात का विशेष ध्यान देता है। सूचना देने वाला व्यक्ति किसके माध्यम से सूचना देता है? संप्रेषण के माध्यम से। आई बात समझ में आ रहा है? ये हमारा संप्रेषण बात समझ में आ गया। तो संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है ये सूचनाओं का आदान प्रदान। जब संप्रेषण की व्यवस्था ठीक रहेगी तो व्यवसाय का विकास होगा। समय पर सूचनाएं जब पहुंच जाएगी तो कर्मचारी अपने काम में लग जाएंगे। समय पर कर्मचारी काम करेगा तो वस्तु बनकर तैयार होगा, है ना। समय पर संप्रेषण होगा तो माल का विक्रय भी समय पर होगा, और हमारा माल जो है गोदाम में स्टॉक में पड़ा नहीं रहेगा, समय समय पर उत्पादन होता जाएगा और माल बिक जाएगा। तो कुल मिलाकर संप्रेषण इसलिए होता है क्योंकि इससे व्यवसाय का विकास होता है। हमको समय पर उत्पादन करना है, कम से कम लागत लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको संप्रेषण व्यवस्था करना पड़ेगा, तब जाकर उत्पादन भी समय पर होगा और लागत भी कम से कम आएगी। इसीलिए जो है संप्रेषण व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं इसके अंतर्गत और पढ़ेंगे हम लोग संप्रेषण के महत्व क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको अगले चरण में बताता हूँ। आगे बात में आता सबको? ठीक।